आज रविवार दिनांक 14 मार्च 2021 भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस व्याख्यान माला के 21वें व्याख्यान में मैं अपनी ओर से और वंदना संघ दीक्षा भूमि की ओर से मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को तथा उनके माध्यम से भारत का संविधान, जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहता है, भारत के सार्वभौम लोग, यह भारत को बार बार याद दिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के मूल में भारत के लोग सार्वभौम हैं या लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सार्वभौम हैं, यह मुद्दा प्रकर्ष से सामने आ रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं भारत के सार्वभौम लोगों को आह्वान करता हूं कि उन्होंने अपनी सार्वभौमता कायम रखने के लिए, स्वायत्तता कायम रखने के लिए इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। इसीलिए मैं इस माध्यम से, मैत्री इंडिया चैनल के माध्यम से मैत्री इंडिया के सारे ही दर्शकों को जब अभिवादन करता हूं, तो उसी के साथ साथ भारत के सार्वभौम लोगों को भी मैं अभिवादन करना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं, मंगल कामना प्रेषित करना चाहता हूं कि इस युद्ध में, इस आंदोलन में सार्वभौम लोग विजयी हो, क्योंकि संविधान का आधार, संविधान के निर्माता सार्वभौम लोग हैं, ऐसी बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की मान्यता है। उनको अभिवादन करता हूँ, उनको मंगल कामना देता हूँ और फिर से एक बार सप्रेम जय भीम भी। इस 21वें व्याख्यान का विषय है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा मसौदा समिति के अध्यक्ष के नाते संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। उस संबंध में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो भाषण दिया, उस भाषण पर हमारी चर्चा, हमारा व्याख्यान कंटिन्यू है। पहले 2 भाषणों में उसके संबंध में हमने देखा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान की, प्रस्तावित संविधान की विशेषताएं बता रहे थे, और बाद के 2 व्याख्यानों में, बाद के पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान के मसौदे पर जो आलोचनाएं की गई है उनका जवाब दे रहे थे। और जवाब देते समय उन्होंने, पिछले व्याख्यान के संबंध में हमने 2-3 मुद्दों का विचार किया था। एक तो आलोचना यह की गई थी कि यह प्रस्तावित संविधान है, इसमें आधा हिस्सा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, और दूसरा आधा हिस्सा अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है। इसमें ओरिजिनलिटी कुछ भी नहीं है। इसके संबंध में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो जवाब दिया, उस जवाब में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सर्वप्रथम मुद्दा उपस्थित किया संवैधानिक नैतिकता का। भारत में संवैधानिक नैतिकता लोगों में नहीं है, राजकीय पक्षों में नहीं है, नेताओं में नहीं है, और इसीलिए संविधान द्वारा शासन प्रशासन के नियम संविधान में इंक्लूड करना जरूरी था, क्योंकि जिस देश में लोकतंत्र की परंपरा नहीं है, उस देश में इन प्रकार के सुशासन के लिए, शांतता के लिए, सुव्यवस्था के लिए संविधान का राज्य स्थापित हो, इसलिए कानून का राज्य बने, इसलिए यह नियम बनाने की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व विधानमंडलों पर नहीं सौंपा जा सकता। इसीलिए प्रथमतः भारत सरकार कानून अधिनियम 1935 से प्रशासनिक प्रावधान संविधान में लिए गए, इसको डॉक्टर आम्बेडकर मानते हैं, और संवैधानिक नैतिकता सारे ही लोगों में प्रचारित प्रसारित हो, उसको कल्टीवेट किया जाए, इसका आग्रह करते हैं। दूसरा आक्षेप यह था, दूसरी आलोचना यह की गई थी कि संविधान, प्रस्तावित संविधान में प्राचीन भारत का कोई प्रतिनिधित्व, प्रतिबिंब नहीं है। प्राचीन भारत से आलोचना करने वालों को अपेक्षा थी हिंदू राज्य की स्थापना हो, राम राज्य की स्थापना हो, ग्राम स्वराज की स्थापना हो। इसका विरोध करते हुए डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। हम संविधान का निर्माण 20वीं शताब्दी के मध्य में कर रहे हैं, जब दुनिया ने
लोकतंत्र का स्वीकार किया, समता, स्वतंत्रता, बंधुता का स्वीकार किया, न्याय का स्वीकार किया, लोक सार्वभौम है इसका स्वीकार किया, और हम लोग राम राज्य की बात कर रहे हैं, ग्राम स्वराज्य की बात कर रहे हैं। और फिर ग्राम स्वराज्य की संकल्पना का विरोध करते हुए, क्योंकि ग्राम स्वराज्य की संकल्पना यह गांधी की सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलॉसफी का आधार रही है। आज भी पुराने कांग्रेसी ग्राम स्वराज की बात करते हुए थकते नहीं हैं, और इसीलिए संविधान में प्रावधान न होते हुए भी डायरेक्ट टू प्रिंसिपल में बड़े मजबूरी से आर्टिकल 40 रखा गया था इसके संबंध में, पंचायत राज के संबंध में। परंतु बाद में राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने, उस समय ग्राम स्वराज की यह संकल्पना पंचायत राज के माध्यम से अलग से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर अमल में लाई गई है। तो गांव के बारे में डॉक्टर अंबेडकर जो कहते हैं, वह वाक्य बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, वह विधान बड़ा प्रसिद्ध विधान है, वो स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है जिसको मैं दोहराना चाहता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, नथिंग बट विलेज। व्हाट इज विलेज? नथिंग बट ए सिंक ऑफ लोकलिज्म, अ डेन ऑफ इग्नोरेंस, नैरो माइंडेडनेस एंड कम्युनलिज्म। डॉक्टर अंबेडकर के लिए गांव क्या है? डॉक्टर अंबेडकर के लिए गांव है नथिंग बट ए सिंक ऑफ लोकलिज्म, अ डेन ऑफ इग्नोरेंस एंड ए नैरो माइंडेडनेस एंड कम्युनलिज्म। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, आई एम ग्लैड दैट द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कार्डेड द विलेज। गांव को फेंक दिया है। गांव का समावेश, ग्राम स्वराज्य का समावेश मैंने संविधान के प्रास्ताविक संविधान में नहीं किया है, इसकी मुझे खुशी है, इसकी मुझे प्रसन्नता है। एंड एडॉप्टेड इंडिविजुअल एज ए यूनिट। यह जो संविधान, प्रस्तावित संविधान पर जो आलोचनाएं की गई थी, उसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर दे रहे हैं इस व्याख्यान में। यह उस कड़ी का चौथा व्याख्यान है, उस श्रृंखला का चौथा व्याख्यान है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा जो संविधान का मसौदा प्रस्तुत करते समय जो भाषण दिया गया था, उस भाषण की हम चर्चा कर रहे हैं, और उस कड़ी का यह चौथा हिस्सा है, और इसमें भी आलोचनाओं का जवाब देते हैं। इसमें 3 मुख्य बातों का हम विचार करने वाले हैं। पहले, संविधान के प्रस्तावित मसौदे में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ संरक्षणों की व्यवस्था की गई थी, और उस पर आलोचना की गई, उस पर आक्षेप लिए गए। दूसरा आलोचना का मुद्दा इस व्याख्यान में आएगा, वह है फंडामेंटल राइट्स अनिर्बंध होने चाहिए, ऐसी मांग की गई थी आलोचकों के तौर से, जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान के प्रस्तावित संविधान के मसौदे में उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। और तीसरा आक्षेप का मुद्दा था कि डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स की क्या आवश्यकता है संविधान में, उसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर दे रहे हैं। ये तीनों भी बातें बड़ी ही महत्वपूर्ण उस समय थी जब प्रस्तावित संविधान पर चर्चा हो रही थी। आज भी 21वीं शती में 2021 में भी यह बातें उतनी ही प्रासंगिक है। आज उस समय अल्पसंख्यकों का मुद्दा जितना प्रमुख नहीं था, उससे भी प्रमुखता से आज उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार की अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि नीति देश को विभाजन की ओर ले जाने वाली है। CAA उसका प्रतीक है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर का आग्रह उसका प्रतीक है। कोरोना के चलते CAA अभी ठंडे बस्ते में रखा हुआ है, बैक बर्नर पर रखा हुआ है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बैक बर्नर पर रखा हुआ है। शाहीन बाग का आंदोलन सारी दुनिया ने देखा है। शाहीन बाग के दीदी को अमेरिका का जो प्रसिद्ध टाइम मैगजीन है, उस मैगजीन पर नरेंद्र मोदी के साथ साथ दुनिया के प्रभावशाली व्यक्तियों में समाविष्ट किया गया है। इतना महत्वपूर्ण आंदोलन बड़ी क्रूरता से इस शासन ने दबा दिया है। यह अल्पसंख्यकों के मुद्दे इस समय अधिक प्रभावी हो रहे हैं कोरोना के जाने के बाद। जब भी जाए कोरोना, होम मिनिस्टर अमित शाह ने घोषणा की है कि फिर से हम CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का अमल करने का प्रयास करेंगे, और शायद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन भी बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस प्रक्रिया के चलते केवल अल्पसंख्यक ही नागरिकता से वंचित नहीं होंगे,
केवल अल्पसंख्यक ही नागरिकता से वंचित नहीं होंगे। आसाम का उदाहरण है कि केवल अल्पसंख्यक नागरिकता से वंचित नहीं किए गए हैं जो बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा है, परंतु जो अपनी नागरिकता सिद्ध करने के अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं कर सके, उनको भी नागरिकता से वंचित किया गया है। और यही प्रक्रिया यदि सारे भारत में लागू होगी तो अल्पसंख्यकों के साथ करोड़ों बहुसंख्यक समुदाय के माने जाने वाले लोग भी नागरिकता से वंचित होंगे। इसीलिए 1948 4 नवंबर जब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी ने संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया या प्रस्तावित संविधान प्रस्तुत किया, उस समय अल्पसंख्यकों के संबंध में जो बात कही, आक्षेप लिया गया था कि इनको संरक्षण क्यों दिए गए हैं, आक्षेप लिया गया था, आलोचना की गई थी कि इनको संरक्षणों की क्या जरूरत है। जब डॉक्टर आम्बेडकर जो जवाब देते हैं, वह जवाब आज भी 21वीं सदी में 2021 में प्रासंगिक है। जो भारत की एकता अखंडता में विश्वास करते हैं, जो भारतीय है, भारतीय होने के नाते उनके द्वारा निर्मित भारत के संविधान पे जिसका विश्वास है, उन्होंने इस बात को बड़ी ध्यान से सुनना चाहिए। और इस पद संबंध में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना यह बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी है, अल्पसंख्यकों के हित के लिए नहीं, बहुसंख्यकों का हित भी इसमें निहित है, देश की एकता अखंडता इसमें निहित है। इसलिए इस मुद्दे को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनने की आवश्यकता है। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ऑफ सेफगार्ड्स इट प्रोवाइड्स फॉर माइनॉरिटीज। प्रस्तावित संविधान की इसलिए भी आलोचना की गई है कि इस प्रस्तावित संविधान में अल्पसंख्यकों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। शुरू में डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि वह प्रस्तावित संविधान में जो अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उसके लिए मसौदा समिति को दोष देना उचित नहीं है, उसके लिए मसौदा समिति की आलोचना करना उचित नहीं है। वह संविधान सभा के सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि जब माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट संविधान सभा में प्रस्तुत की थी, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे और परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष होने के नाते अल्पसंख्यक अधिकार उपसमिति के भी अध्यक्ष थे, और अल्पसंख्यक अधिकार उपसमिति की रिपोर्ट जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में प्रस्तुत की थी, तो उस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के संरक्षणों का प्रावधान था जिसको संविधान सभा ने मान्यता दी थी। और संविधान सभा ने मान्यता देने के बाद जब मसौदा समिति का गठन किया गया, तो मसौदा समिति को संविधान सभा ने यह आदेश दिया था कि संविधान सभा में जो भी निर्णय हो गए हैं, उन निर्णयों पर अमल करते हुए मसौदा समिति को मसौदा प्रस्तुत करना है। और इसीलिए मसौदा समिति ने संविधान सभा के आदेशों का पालन करते हुए इस प्रकार का प्रावधान प्रस्तावित संविधान में रखा, और इसीलिए यह प्रावधान यहाँ पर आया है। परंतु आगे चलकर डॉक्टर आम्बेडकर अपनी बात कहते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, परंतु मेरी स्वयं की मान्यता है कि संविधान सभा ने अल्पसंख्यकों के संरक्षण की व्यवस्था करके बड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया है, बड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। मैं याद दिलवाना चाहता हूँ 17 दिसंबर 1947 का डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी का पहला भाषण, जिसमें डॉक्टर आम्बेडकर बहुमत, संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत है, बहुमत को आह्वान करते हुए कहते हैं कि आपके पास बहुमत है, आपके पास सत्ता है, आप
चाहो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्ताव रखा गया प्रस्ताव, बहुमत के चलते एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का प्रस्ताव कभी भी स्वीकार कर सकते हो, परंतु यह सत्ता का उपयोग शून्यता से किया गया उपयोग नहीं माना जाएगा। आपको बातचीत करनी पड़ेगी। सत्ता के साथ, बहुमत के साथ शून्यता का परिचय आवश्यक है। वर्तमान शासन भी वही गलतियां दोहरा रही है। लोकसभा में बहुमत है, इसके चलते सीएए पारित कर दिया गया। लोकसभा में बहुमत है, इसलिए एनसीआर की बात की जा रही है। लोकसभा में बहुमत है, इसलिए कृषि कानून भी पारित कर दिए गए। और गत 50-55 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है, उस पर सरकार कोई भूमिका स्पष्ट नहीं कर रही है। यह लोकतंत्र में लोगों की सार्वभौमिकता की उपेक्षा है। लोगों के सार्वभौमता को अपने बहुमत के आधार पर नकारने का प्रयास है, जो संविधान का विरोधी है। डॉक्टर अंबेडकर याद दिलवाते हैं 4 नवंबर को कि इस 4 नवंबर 1948 के भाषण में कि बहुमत होने के बाद भी, और यह बहुमत हिंदू बहुमत है, हिंदू बहुमत होने के बाद भी संविधान सभा ने अल्पसंख्यकों के संरक्षणों की व्यवस्था की है। मुझे लगता है कि संविधान सभा का यह निर्णय बड़ा ही उचित है, बड़ा ही योग्य है और बुद्धिमानी का परिचय देने वाला है। मैं तो यह कहूँगा, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, यह मेरे शब्द नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, संविधान सभा ने अपनी सत्ता का उपयोग करते समय बड़ी शून्यता का परिचय दिया है। पावर एंड विजडम जनरली डू नॉट गो टुगेदर, परंतु इस निर्णय से ऐसा दिखाई पड़ता है कि पावर एंड विजडम आर गोइंग टुगेदर। सत्ता और शून्यता साथ साथ जहां कार्यरत है, वह यह निर्णय है। और डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के इस निर्णय की प्रशंसा करते हैं। आगे और भी महत्वपूर्ण बात है, इन दिस कंट्री, देश में 1948 और 2021 दोनों की तुलना लाजमी है, क्योंकि परिस्थिति बद से बदतर हो गई है। परिस्थिति बद से बदतर हो गई है। डॉक्टर अंबेडकर जब ये माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, उस समय 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन चुका था। धर्म के आधार पर देश के टुकड़े हो गए थे। धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हो गया था और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा था। ऐसी स्थिति में जो धर्म के आधार पर राष्ट्र के निर्माण के पक्ष में थे, वह अल्पसंख्यक पाकिस्तान चले गए थे, परंतु जो भारत में रह गए थे, उनकी चिंता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को थी। उनकी चिंता संविधान के निर्माता को थी और उसी चिंता के चलते वो बहुमत को नहीं, सारे भारत को आह्वान कर रहे थे कि ये जो लोग रह गए हैं, ये अल्पसंख्यक है, परंतु इनकी संख्या बहुत बड़ी है। जो रह गए उनसे भी ज़्यादा भारत में जो है उनकी संख्या बड़ी है। उसकी और माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों ने किस प्रकार से देखना चाहिए, यह विचार डॉक्टर अम्बेडकर रहे थे। आज भी भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक जो है, वह दुनिया में सबसे अधिक लोक संख्या वाला अल्पसंख्यकों की जनसंख्या वाला भारत दूसरा देश है। शायद पहला नाम इंडोनेशिया का आता है, उसके बाद ही भारत में सबसे अधिक मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग हैं। और इसीलिए बहुसंख्यकों को देश की अखंडता के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, देश की अखंडता और संविधान की सुरक्षा के लिए बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह संविधान के निर्माता से सीखने की जरूरत है। इसीलिए मैं आह्वान करूंगा कि केवल अल्पसंख्यकों ने नहीं, बहुसंख्यकों ने भी डॉक्टर अंबेडकर की यह बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और अपने हित में, देश के हित में इस पर अमल करने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, इन दिस कंट्री बोथ माइनॉरिटीज एंड मेजॉरिटीज हैव फॉलोड ए रॉन्ग पाथ। कब कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर?
4 नवंबर 1948 को, जब कि पाकिस्तान की निर्मित हो चुकी थी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं इस देश में जो बहुसंख्यक है और अल्पसंख्यक है, दोनों ने गलत रास्ता अख्तियार किया है। केवल अल्पसंख्यकों को दोष नहीं देते, केवल बहुसंख्यकों को दोष नहीं देते डॉक्टर अंबेडकर बड़े फॉर्मली, बड़े निर्धार के साथ कहते हैं, क्योंकि पढ़िए थॉट्स ऑन पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर दोनों पक्षों की बात अपने निष्पक्ष वस्तुनिष्ठ दृष्टि से रखते हैं। और यह कहा गया था कि जब जिन्ना और गांधी भारत के विभाजन के संबंध में बातचीत कर रहे थे, तो दोनों के पास थॉट्स ऑन पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया ये डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित ग्रंथ था और दोनों उसी को रेफर कर रहे थे। यह थी उस समय की बात। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं इस देश का दुर्भाग्य है, उस समय दुर्भाग्य शब्द प्रयोग करते थे डॉक्टर अंबेडकर, कि जब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ने गलत रास्ता चुना है, दोनों भी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, दोनों गलत रास्ते पर मार्गक्रमण कर रहे हैं। इट इज रॉन्ग for the majority to deny the existence of minorities। बहुसंख्यकों ने कौन सा गलत रास्ता चुना है? पाकिस्तान की निर्मित के बाद यह हिंदुत्ववादी विचारधारा पर आक्षेप है, यह हिंदुत्ववादी विचारधारा का विरोध डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कह रहे हैं। और उस मेजॉरिटी को जो हिंदुत्ववादी मानसिकता की है, उस मेजॉरिटी को डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि आप इस देश में अभी कोई अल्पसंख्यक नहीं है, ऐसी बात कहते हैं। आप यह कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को नकारते हैं, यह आपकी गलती है, आप गलत कह रहे हैं। जो रह गए हैं वो भारत के प्रति निष्ठावान है, जो रह गए हैं बनने वाले संविधान के प्रति निष्ठावान है, उनके धर्म के आधार पर निर्माण किए गए राष्ट्र में उनकी निष्ठा नहीं है और इसीलिए आपको उनके अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि बहुसंख्यक माइनॉरिटी के अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती हैं तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। आज का बहुसंख्यक भी जो हिंदुत्ववादी मानसिकता से ग्रस्त है, एक तो अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को मानना ही नहीं चाहता, मानता भी है तो उनको सब स्टैंडर्ड सिटीजन बनाने का प्रयास कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि उनका अस्तित्व को नकारना यह गलत बात है बहुसंख्यकों की ओर से। और माइनॉरिटी को कहते हैं इट इज रॉन्ग इक्वली रॉन्ग फॉर माइनॉरिटीज टू परपेचुएट देमसेल्स। अल्पसंख्यकों की गलती क्या है? अल्पसंख्यकों की गलती क्या बताते हैं डॉक्टर अंबेडकर? कि भाई अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक रहना चाहते हैं, भारत की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बनना चाहते। यह अल्पसंख्यकों की गलती है। बाबा साहब ना तो बहुसंख्यकों को खुश करना चाहते हैं और न ही अल्पसंख्यकों को खुश करना चाहते, किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहते। बहुसंख्यक यदि अल्पसंख्यक के अस्तित्व को नकारते हैं तो यह उनकी गलती है, और अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक रहना चाहते हैं तो यह उनकी गलती है। दोनों को भी भारत के समाज की मुख्य धारा में आना होगा। बहुसंख्यकों को अपने बहुसंख्यक अस्तित्व को त्यागना होगा, अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यकों की अपना अस्तित्व को त्यागना होगा। इन दोनों गलतियों को सुधारने के लिए मार्ग निकालना चाहिए। संविधान में कैसा मार्ग चाहिए कि बहुसंख्यक न रहे, अल्पसंख्यक न रहे, और दोनों ही भारत के समाज के मुख्य धारा में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। ऐसा मार्ग खोजने का प्रयास प्रस्तावित संविधान में किया गया है। सोल्यूशन मस्ट बी फाउंड विच विल सर्व डुअल पर्पस, डबल पर्पस। इसीलिए
प्रस्तावित संविधान में यह प्रयास किया गया है कि दोनों गलतियां दूर हो और इसके माध्यम से दो प्रकार के उद्देश्य सफल हो। ये दोनों उद्देश्य सफल होना है तो डॉक्टर अंबेडकर पहले बहुसंख्यकों को सलाह देते हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता है कि यह उत्तरदायित्व बहुसंख्यकों का है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर सलाह देते हैं बहुसंख्यकों को कि आप पहले तो अल्पसंख्यकों का अस्तित्व मान्य कीजिए। जब तक आप यह अस्तित्व को मान्य नहीं करेंगे तब तक भारतीय समाज के नाते हम किसी भी सॉल्यूशन पर, किसी भी समाधान पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बहुसंख्यकों को आह्वान करते हैं कि आप सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों का अस्तित्व मान्य कीजिए। फिर दूसरा उद्देश्य यह है कि हम ऐसा रास्ता हमें खोजना चाहिए कि जिसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों आपस में मिलजुल कर भारतीय समाज का हिस्सा बने। इसको डॉक्टर अंबेडकर ये नहीं कहते कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों में विलीन करना चाहिए, नहीं, धर्म कायम रहेंगे। संविधान कहता है कि हिंदू धर्म कायम रहेगा, वैसे ही मुस्लिम धर्म कायम रहेगा, परंतु दोनों मिलजुल कर रह सकते हैं यदि दोनों भारतीय बने। दोनों मिलजुल कर कब रहेंगे? बहुसंख्यक भी कहिए कि मेरा धर्म मैं घर पर रख कर आया हूं, मैं तो भारतीय हूं। अल्पसंख्यक भी कहेंगे कि मैं भी मेरा धर्म घर पर रख कर आया हूं और मैं भारतीय बन गया हूं। संविधान का आग्रह है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों भारतीय समाज का हिस्सा बनकर मिलजुल कर जब रहेंगे, दोनों ही अपना बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का अस्तित्व भारतीय समाज में विलीन करेंगे। और भारतीयता धर्मनिरपेक्ष है। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार देते हुए भी भारत धर्मनिरपेक्ष देश इसलिए बना है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के धर्म अस्तित्व में रहने के पश्चात भी दोनों ही बृहद भारतीय समाज का हिस्सा बने। और इसीलिए इसी प्रकार की उपाय योजना संविधान ने स्वीकार की है, प्रस्तावित संविधान ने स्वीकार की है। प्रस्तावित संविधान ने अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को मान्य किया है और उनको संरक्षण का प्रावधान दिया है। और इन बिटवीन बाद में समय के चक्र के चलते समय में दोनों अपना अपना अस्तित्व बृहद भारतीय समुदाय में विलीन करेंगे। इसके लिए प्रयास किए जाएंगे और यही संविधान सभा के निर्णय का अभिनंदन करने वाली बात है कि दोनों उद्देश्य साध्य हो, ऐसा प्रस्ताव प्रस्तावित संविधान में रखा गया है। परंतु आलोचकों के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, टू डायहार्ड्स, जो कट्टरपंथी है, जो प्राचीन पंथी है, जो धार्मिक कट्टरता में विश्वास करते हैं, जो हठ धर्मिता में विश्वास करते हैं। डायहार्ड शब्द किन के लिए उपयोग किया गया है? जो कट्टरपंथी है, जो प्राचीन पंथी है, जो पुराण पंथी है, शायद दोनों प्रकार के लोग हो सकते हैं। जो धार्मिक कट्टरता में विश्वास करते हैं, जो हठ धर्मिता में विश्वास करते हैं। यह बहुसंख्यकों के लिए डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों के संरक्षण की आलोचना करते हैं। उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, द डायहार्ड्स हु हैव developed a kind of fanaticism against minority protection, I would like to say two things to them। जो इस प्रकार के कट्टरपंथी है बहुसंख्यकों में, जो इस प्रकार के हठधर्मी लोग हैं बहुसंख्यकों में, जो इस प्रकार के धार्मिक कट्टरता और प्राचीन पंथ को मानते हैं, उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर दो बातें कहते हैं। माइनॉरिटीज आर एक्सप्लोजिव फोर्स, अल्पसंख्यक यह विस्फोटक शक्ति है। आप सेना के माध्यम से, आप सत्ता के माध्यम से, आप पुलिस बल के माध्यम से अल्पसंख्यकों को दबा सकते हैं, परंतु कुछ समय तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आज वर्तमान में
48 की बात डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, मैं 2021 में कह रहा हूं कि किसी भी अल्पसंख्याक समुदाय को आप पुलिस और सेना बल के माध्यम से हमेशा के लिए दबा कर नहीं रख सकते, क्योंकि मैं डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला हूं और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं इट इज एन एक्सप्लोजिव फोर्स, बड़ी ही विस्फोटक शक्ति है और इफ इट इरप्ट्स कैन ब्लो अप द होल फैब्रिक ऑफ द स्टेट। यदि इस विस्फोटक शक्ति का विस्फोट होता है तो राज्य का ताना बाना ही तहस नहस हो सकता है, राज्य का ढांचा ही उद्ध्वस्त हो सकता है। और जब जब अल्पसंख्यकों को दबाने का प्रयास किया गया सेना के द्वारा, पुलिस के द्वारा, सत्ता का आश्रय लेकर दबाने का प्रयास किया गया, तब तब उन देशों में विस्फोट हुआ, देश टूट गए। रिसेंट डॉक्टर अंबेडकर उस समय 48 में यूरोप का उदाहरण देते थे। यूरोप में जब भी अल्पसंख्यकों का विस्फोट हुआ, देश टूट गए। आज युगोस्लाविया जैसे देश का कहीं नामो निशान नहीं है। इंग्लैंड से आयरलैंड अलग हो गया है। रिसेंट एग्जाम्पल, पाकिस्तान टूट गया 1971 में और तोड़ने में भारत ने अहम भूमिका निभाई। क्यों टूट गया? क्योंकि एक तबका दूसरे तबके को सेना के बल पर अपने कब्जे में रखना चाहता था, रख नहीं पाया, धर्म एक होने के बाद भी। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं 1948 में कि अल्पसंख्यक विस्फोटक शक्ति होते हैं। आप कितने भी बहुसंख्यक हो, आप कितना भी सेना बल हो, 1 साल के ऊपर हो गया, अभी तक कश्मीर से हम अपनी सेना को हटा नहीं पाए हैं। सेना के भरोसे कश्मीर में हम लोगों का राज कायम है। कब तक चलेगा ऐसे? कब तक वहां सेना रखना चाहोगे आप? और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इसके जरिए हम किसी को भी अल्पसंख्यकों को अपने कब्जे में नहीं रख सकते। विस्फोट हुआ, होने की संभावना है, जब भी दबाने का प्रयास करते हैं होने की संभावना है। विस्फोट हुआ तो राजकीय ढांचा तहस नहस हो जाएगा। यूरोप इसका इतिहास है, भारतीय उपखंड भी इसका इतिहास प्रस्तुत करता है।